एग्रेशन यानी जहरियत। ये हमारे बीपीसीसी 132 ब्लॉक 3 का हिस्सा है, जिसमें हमने इंटरपर्सनल प्रोसेसेस के मुतालिक जो है जानकारी हासिल की थी, उनके बारे में समझा था। जैसे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को आपने समझा था, या आपने देखा था कि कैसे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या प्रो सोशल बिहेवियर्स जो है वो कैसे होते हैं। इसके जो अपोजिट एक्सिस में आता है वो है एग्रेशन, यानी ये एक सोशल बिहेवियर का एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल प्रो सोशल बिहेवियर या इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बिल्कुल अपोजिट में आता है, बिल्कुल उसके मुख्तलिफ, उसके खिलाफ में है। जिस तरीके से हमने जाना था कि लोग जो है वो अपने तर्ज अमल से प्रो सोशल बिहेवियर्स करते हैं, यानी हामी भरते हैं, समाजी रवैये ऐसे दिखाते हैं कि दूसरों की मदद कर जाते हैं। वैसे ये तर्ज अमल जो होता है ये बिल्कुल एक अडेप्टिव एक बिहेवियर है, जो ऑलरेडी हमारे एक इनब्यूल्ड मैकेनिज्म, जो हमारा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इसका एक हिस्सा है। जिस तरीके से हम प्रो सोशल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरीके से हम एग्रेशन करते हैं या जारियत दिखाते हैं, होस्टाइल बिहेवियर में जो है हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जो हमारे आज के मौज़ूआत होंगे एग्रेशन से रिलेटेड या जारियत से रिलेटेड, वो है हम जानेंगे कि इसकी माने क्या है, इसकी तारीफें जानेंगे, इसकी अलग अलग शक्लें जानेंगे, किस किस तर्ज अमल को या कौन कौन से ऐसे बिहेवियर को हम जो है जाहिरियत कह सकते हैं, और जाहिरियत की क्या अलग अलग किस्में या क्या अलग अलग शक्लें है इसकी, इनकी अलग अलग जो नजरियाती नुक्ते नजर है, जो थियरीज दी गई है वो क्या है, इसकी कॉजेज, इसकी वजूहात क्या है, या हम एग्रेशन को जो है वो कैसे कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये हमें मदद करेगा कि हम किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम सिचुएशंस को ऐसे जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हम किसी के एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। या हम जब एग्रेशन के बारे में जानते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होने के जब हम इस रोल में होते हैं कि हम कोई साइकोलॉजिस्ट है, या एक नॉन साइकोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो ये भी जाने कि एग्रेशन किस चीज इसकी तारीफ क्या है, ये क्या चीज है, एग्रेशन किसको कहेंगे, एग्रेशन के क्या रीजंस होते हैं, एग्रेशन के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स है जिनसे हम एग्रेशन को समझ सकते हैं, जिससे हम एग्रेशन को जो है डिफाइन कर सकते हैं, या एग्रेशन के बारे में जान सकते हैं कि ये किन किन सिचुएशंस में होता है। चूंकि एक इंसानी जो हमारा इनब्यूल्ड एक मैकेनिज्म है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रो सोशल बिहेवियर एक इनब्यूल्ड मोटिवेशन, इसी तरीके से ये भी एक हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल फंक्शन का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा बिहेवियर होता है, एग्रेशन को हम इस तरीके के बिहेवियर के तौर पर डिफाइन करते हैं जिसका ये मकसद होता है, या जिसका मकसद जो होता है दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाना, और वो नुकसान जो पहुंचाया जाता है वो या तो जिस्मानी होता है, यानी या तो वो फिजिकल नुकसान होता है उस इंसान का, या तो वो साइकोलॉजिकल नुकसान होता है। लेकिन बेसिक जो एम होता है, जो इंटेंशन होता है, वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना होता है। यानी जो भी बिहेवियर्स जिनसे हम चाहे फिजिकली किसी को असॉल्ट करें, चाहे हम डायरेक्टली वो चीज करें, हार्म करने की कोशिश करें किसी इंसान को, या हम वो इनडायरेक्टली करें। डायरेक्टली मीन्स जब आप फिजिकली, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक बच्ची जो है वो दूसरी बच्ची पर एक तशद्दुद का इजहार कर रही है, वो इस पे जो है एग्रेशन दिखा रही है, यानी वो हॉस्टिलिटी, वो एंगर, वो गुस्सा, वो जाहिरियत, वो बिल्कुल मैनिफेस्ट हो रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन कई कई बार ये एग्रेशन जो होता है ये इनडायरेक्ट तरीकों से होता है, यानी जब हम एग्रेशन तो होते हैं जब हम फिजिकली इस हाल में नहीं होते हैं कि हम फिजिकली किसी को असॉल्ट करें, या ये सिचुएशन हमें जो है इस चीज की इजाजत नहीं देती है कि हम किसी इंसान के साथ जो है फिजिकली असॉल्ट करें, वर्बली उसको एक्सप्रेस करें अपना एंगर उसकी तरफ, तो हम जो है कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे हम अपने एंगर का, अपनी हॉस्टिलिटी का जो है इजहार करते हैं। जैसे हम जैसे हमारा बॉस हमें डांटता है तो हम उसका काम खराब कर देते हैं, या हम अपने काम में बिल्कुल उतने सीरियस नहीं रहते हैं, या हम हमारा जो मोटिवेशन होता है हम वो कम करते हैं, और बिल्कुल हम अपने काम की तरफ उतनी डेडिकेशन के साथ उसको उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं करते हैं।
तो दैट मीन्स कि वहां पे भी एग्रेशन हुआ, वहां पे भी जाहिरियत का इजहार हुआ, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट तरीके से हुआ। और इसका बिल्कुल ये तब से देखा गया है कि जब कदीम जमाने में लोग होते थे, उनको सर्वाइवल करने के लिए एक फिजिकल असॉल्ट करने की जरूरत पड़ती थी। यानी उनको दिखाना पड़ता था, जाहिर तौर पर ये इजहार करना पड़ता था कि मैं किसी दूसरे इंसान पर तशद्दुद कर रहा हूँ, और वो चीज उसको सरवाइव करने में मदद करती थी, अपने दुश्मनों पर जो है उसको एक सक्सेस देती थी, उसको एक बिल्कुल उसका एक कंट्रोल आ जाता था। लेकिन अभी का जो दौर है, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे जो है हम ये देखते हैं कि ऐसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार किए गए हैं, ऐसे वेपन्स जो है, ऐसे एक्सप्लोजिव वेपन्स हमारे पास है, जिनसे हमारा जो तशद्दुद करना है किसी दूसरे इंसान पर, किसी दूसरे टारगेट पर, जिसको हम अपना हदफ बना रहे हैं अपनी इस जहारियत का, उस पर वो तशद्दुद ढाना बहुत आसान हो गया। तो अभी जो है फिजिकली असॉल्ट जो होता है वो एक प्रिमिटिव एक तरीका था, एक पुराने जमाने का, एक कदीम जमाने का तरीका था। और अभी जो है, अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, हम ये देखते हैं कि ये जो फिजिकल असॉल्ट है, इसका जो इस तरीके के एग्रेशन जो है वो कम देखने को मिलते हैं, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से जो हमारे पास इजियर तरीके आ गए, बहुत ही आसान तरीके आ गए दूसरे को नुकसान पहुंचाने के, वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। चाहे हम सोशल मीडिया पे किसी इंसान की तरफ अपनी हॉस्टिलिटी दिखाएं, या चाहे हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरे टारगेट या हदफ को अपना जो है शिकार बनाए, यानी हम उनको अपना इस एग्रेशन को दिखाएं, क्योंकि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ये एक एडाप्टिव प्रोसेस है, जिसको काफी अर्लियर टाइम से जो है स्टडी किया गया है। चाहे वो साइकोलॉजिस्ट थे, चाहे वो नॉन साइकोलॉजिस्ट थे, चाहे वो बायोलॉजिस्ट थे, तो उन सब ने अपनी अपनी तरीके से जो है एग्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश की। जैसे हमारे पास कुछ तारीफें हैं, जैसे एंडरसन और बुशमैन की जो तारीफ है, जिन्होंने एक मॉडल तैयार किया था, फिर बाद में एक एग्रेशन पर अपनी एक बाज़ाब्ता एक थ्योरी जो है वो पेश की उन्होंने। उसके बेसिस पर उनका जो अपना स्टडी था या जो अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, उसके बेसिस पर उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि एग्रेशन किसी दूसरे फर्द की तरफ किए जाने वाले किसी भी रवैये के तौर पर कोई भी नुकसान पहुंचाना, कोई भी करीबी, इमीडिएट या प्रॉक्सिमेट कोई भी नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाएगा, कोई भी ऐसा तर्ज अमल, वो एग्रेशन कहलाता है। लेकिन एग्रेशन वो तब होगा जब मुजरिम को ये यकीन होगा, यानी जो हदफ है, जो टारगेट है, उसको ये यकीन होगा कि मुझे नुकसान पहुंचेगा और वो उससे बचना चाहेगा। लेकिन और जो परपेट्रेटर होता है, यानी जो एग्रेशन करता है, उसका भी इंटेंशन यही होता है कि वो किसी दूसरे इंसान को जो है नुकसान पहुंचाए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जब भी हम एग्रेशन को डिफाइन करेंगे तो हमारा जो ये बिहेवियर होता है, ये एक ऐसा बिहेवियर है, ये एक ऐसा तर्ज अमल है जो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए। सिर्फ फिजिकल नुकसान ही नहीं, सिर्फ जाहिरी नुकसान ही नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती नुकसान भी पहुंचा सकता है। बेंजूरा ने ये तारीफ की कि बेंजूरा ने जो जाहिरियत की तारीफ में कहा, एक नुकसान वो रवैये के तौर पर की है जो समाजी रिवायात की खिलाफ वर्जी करता है, यानी जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं या जो हमारे सोशल रूल्स होते हैं, उनके खिलाफ, उन रूल्स को वायलेट करके जो भी कोई तर्ज अमल किया जाता है, वो एग्रेशन कहलाता है। और जिसमें किसी दूसरे शख्स या किसी दूसरे शय को नुकसान पहुंचाने या जख्मी करने का एक जानबूझकर इरादा शामिल होता है। यानी अगर मैंने ये बिहेवियर किया तो ये मेरे मिस्टेक से इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरा एक अपना एक इंटेंशन था कि मैं ये चाहती थी कि ये इंसान जो है या जो मेरा टारगेट है, ये खत्म हो जाए, इसको नुकसान पहुंचाए, इसको एक डिस्ट्रक्शन के तौर पर ये तर्ज अमल मैंने किया था, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पे जो है सोशल नॉर्म्स का जो है कंसेप्ट आ गया इस डेफिनेशन में। इसके बाद आप बस की डेफिनेशन में देखेंगे, उन्होंने ये कहा
जारियत की तारीफ में कि किसी फर्द की तरफ से ऐसा रद्द अमल होता है जो किसी दूसरे शख्स को नाखुशगवार चीज पहुंचाता है, यानी उस इंसान को वो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल प्लीजेंट नहीं होता है। चाहे आप वर्क प्लेस में बैठे हैं, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के का हिस्सा है, चाहे आप किसी भी ऑफिस में बैठे हैं, चाहे आप कोई भी स्कूल, कोई भी ऐसा काम करने की जगह या आपकी फैमिली में आप किसी को भी ऐसा कोई नुकसान पहुंचाते हैं जो उसको अनप्लीजेंट हो जाता है, जो उसके लिए बिल्कुल एक नाखुशगवार चीज हो जाती है। चाहे आप उसके बारे में कोई एलिगेशंस लगाते हैं, चाहे आप उसके खिलाफ कोई ऐसी इस तरीके की इनडायरेक्ट एग्रेशन करते हैं, जैसे कमेंट्स पास करते हैं, चाहे एलिगेशंस लगाते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं, बिल्कुल एक हार्श क्रिटिसिज्म देते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो दैट मीन्स कि वहां पे भी वो चीज जो है वो नाखुशगवार है, मगर वो बिल्कुल एक डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी हो जाता है। यानी ये दोनों तरीकों से होता है, जो दिखते हैं, जो मैनिफेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो नहीं दिखते हैं, लेकिन उसका असर जो टारगेट होता है उस पे हो गया होता है, उसको वो चीज नाखुशगवार जो है वो आई होती है। तो वो चीज है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, डायरेक्ट एग्रेशन में यहाँ पे आप एक फिजिकल असॉल्ट कहा जाता है, यू आर थ्रेटनिंग समबडी, यू आर यूजिंग ए हॉस्टाइल लैंग्वेज, यू आर हिटिंग, फिजिकली आप असॉल्ट कर रहे हैं, शोविंग, फाइटिंग, सो दिस इज समथिंग जो एक डायरेक्ट एग्रेशन का हिस्सा है। लेकिन इनडायरेक्ट एग्रेशन जो होता है ये रिलेशनल एग्रेशन का हिस्सा है, जहां पे आप मैनिपुलेशन दिखाते हैं, जहां पे आप गॉसिप करते हैं किसी के बारे में, किसी के बारे में रूमर्स स्प्रेड करते हैं, या आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं उस इंसान को, या आप उसका जो है उसको वर्थलेस करार दे रहे हैं, उस पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, या उसके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, गैसलाइटिंग कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग जिसको हम इनडायरेक्ट एग्रेशन कहते हैं। सो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ an aggression when it is not physical, it's indirect or it is relational. Basic concept here is कि आप दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, this is not only physical kind of harm, this can be psychological। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में दिख रहा है कि दोनों टीम के जो मेंबर्स हैं ये गोल करना चाहते हैं, बट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक फिजिकल एक एनकाउंटर है, यहाँ पे लग रहा है कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को रोकने की कोशिश कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर एक फिजिकली जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, पर क्या यहाँ पे इंटेंशन एक पर्सनल इंटेंशन है, क्या इस इंसान की एक हॉस्टिलिटी है, गुस्सा है इस दूसरे इंसान की तरफ? नहीं, यहाँ पे जो मेन मकसद है एग्रेशन करने का या इस इंसान को नुकसान पहुंचाने का, वो कोई गोल है, यानी दोनों किसी गोल की तरफ जाना चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग जहां पे मकसद जो है, जहां पे जो रीजन है वो दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन यहाँ जो मकसद है, जो मेन यहाँ पे जो गोल है वो ये है कि ये दोनों विक्ट्री चाहते हैं, ये दोनों एक गोल में ये बॉल जो है वो फेंकना चाहते हैं। या आपने ऐसा भी देखा होगा, गैम्बलर्स होते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है, क्या उनकी कोई पर्सनल राइवलरी होती है, क्या वो कोई पर्सनल हॉस्टिलिटी होती है, वो स्ट्रेंजर्स को बिल्कुल उनके साथ असॉल्ट करते हैं, उनको स्टैब करते हैं, उनको मर्डर करते हैं, क्यों? उसको पता नहीं होता है कि मैंने इस दूसरे इंसान को क्यों मारा, लेकिन वो ये चीज एक गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। सो दिस इज समथिंग जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो शक्ल आती है एग्रेशन की, एक आपने देखा कि इट कैन बी डायरेक्ट या एक इनडायरेक्ट एग्रेशन हो सकती है, या जहां पे गोल की डिफरेंस आ गई, जहां पे हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो गोल को अचीव करने के लिए है, तो वहां पे जो हमारा जो एक क्लासिफिकेशन आता है वो है होस्टाइल एग्रेशन और वो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अब होस्टाइल एग्रेशन जो है वो क्या चीज है? होस्टाइल एग्रेशन जो है, होस्टाइल एग्रेशन यहाँ पे आपका जो मेन मकसद होता है, मेन इंटेंशन होता है, वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना होता है या दूसरे इंसान को तकलीफ देना होता है। तो यहाँ आपका जो गुस्सा है वो बिल्कुल एक पर्सनल है दूसरे इंसान के साथ,
आपका जो हमले की वजह है, गुस्सा करने की वजह है, या जो दुश्मनी के एहसासात है, वो आप में ऑलरेडी है। उन चीजों से आप मुतासिर हो चुके हैं कि आप कोई ऐसा तर्ज अमल करें, अब दूसरे इंसान को जो है तकलीफ पहुंचाए। तो जो वो तकलीफ पहुंचा रहा है उस इंसान को, बिल्कुल उन एहसासात की बुनियाद पर, जो गुस्से के एहसासात होते हैं, जो दुश्मनी के एहसासात होते हैं, इनकी वजह से होता है। तो इस तरह की जहरियत या इस तरह की जो एग्रेशन होती है, इसको हम हॉस्टाइल एग्रेशन कहते हैं। सो दिस इज समथिंग जहां पे आपका एक पर्सनल राइवलरी है किसी इंसान के साथ। तो पर्सनल राइवलरी है, चाहे आप उसके साथ डायरेक्टली आप एग्रेशन कर रहे हैं, चाहे आप उसके साथ, इंसान के साथ इनडायरेक्ट एग्रेशन कर रहे हैं, चाहे आप उसको रिलेशनल पार्ट का एक हिस्सा बना रहे हैं, रिलेशनल एग्रेशन का एक हिस्सा बना रहे हैं, या चाहे आप उसको फिजिकली, बिल्कुल वो दिख रहा है आपका, चाहे आप उसको वर्बली बता रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, यहाँ पे गोल जो है वो बिल्कुल गुस्सा है, वो दुश्मनी है, वो इन एहसासात को कम करना है, वो इन एहसासात को जो है इनकी बुनियाद पर हो जाता है, यही चीज इसको ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर मकसद जो है वो कोई हदफ अचीव करना है, वो कोई हदफ को हासिल करना है, किसी गोल को हासिल करना है, कोई ऐसा चीज अचीव करना है, जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं, तो आप दूसरे इंसान के साथ जो होते हैं वो पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते हैं, पर्सनल राइवलरी नहीं रखते, लेकिन क्योंकि वो आपके गोल्स में एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, वो उसका जो है उसको नुकसान पहुंचाने से कोई गोल अचीव हो जाएगा, तो वहां वाली जो एग्रेशन होगी वो एक गोल की वजह से जो है मोटिवेटेड है, वो किसी गोल की वजह से मोटिवेट, किसी मकसद को अचीव करने की वजह से मोटिवेटेड है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इस पिक्चर में देख लिया, जहां पे ये दो फुटबॉल प्लेयर्स जो है एक दूसरे को एनकाउंटर कर रहे हैं, एग्रेसिव एनकाउंटर दिखा रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे हिट कर रहे हैं एक दूसरे को। So this is not hostile aggression, this is instrumental aggression। लेकिन जो आजकल की दौर है, आजकल का जो हमारा एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो यहाँ पे हम एग्रेशन जो है वो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई लोग जो है कोई दस्तावेजात, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पिक्चर्स, कोई भी एलिगेशंस, कोई भी कमेंट्स जो है किसी दूसरे इंसान के खिलाफ जो है उसको फैला देते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं। और अभी जो एग्रेशन का एक टूल बन चुका है वो सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया। तो ये एक एडवांसमेंट है हमारी जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री है। अगर हम देखें सिविलाइजेशन जितनी भी आगे चली, तो पहले जो जिस तरह ये एग्रेशन थी वो फिजिकल असॉल्ट थी, लेकिन अभी का जो ये शक्ल ले रहा है, ये जो एग्रेशन है, ये जो एडाप्टिव बिहेवियर है, ये जो इवोल्यूशनरी बिहेवियर है, ये अभी सोशल मीडिया के फॉर्म में आ रहा है। सोशल मीडिया को एक टूल बना रहा है अपनी इस जो इंस्टिंक्ट है, ये जो ये एक एग्रेशन का एक ड्राइव है एक इंसान के अंदर, इसको अचीव करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, कितने टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसको एग्रेशन करना या किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाना जो है आसान हो रहा है, इजियर वेज जो है वो निकल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच दिए गए हैं वो हमें इस बात की समझ देते हैं या इस बात को जाहिर करने में मदद करते हैं कि ये चीजें जो है, एग्रेशन जो है, इसकी क्या वजूहात है, इसकी क्या रीजन। अगर हम बायोलॉजिकल रीजंस को देखें तो उसमें आपकी फिजियोलॉजिकल जो है, आपका जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, हमारे अंदर जो हार्मोन्स है, केमिकल्स है, वो काम करते हैं, या हमारी जो जीन्स है, जेनेटिक है, चाहे हम किसी के साथ जीन्स शेयर कर रहे हैं, तो अगर वो हमें एंसेस्ट्री में मिला है, अगर हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो एग्रेसिव थे, क्योंकि एग्रेशन उनको सर्वाइवल में हेल्प करता था, एग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था उनकी जिंदगी का, तो एग्रेशन के बगैर जो थी उनकी सर्वाइवल बिल्कुल एक इम्पॉसिबल थी। तो ये चीज जो है ये हमें इनहेरिटेंस में ही मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत होता है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से मिला होता है, हमारे से मिला होता है, वो चीज है।
तो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिए हैं वो सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं और लॉरेंस कॉनराड लॉरेंस ने दिए हुए हैं। तो सिगमंड फ्राइड जो थे वो साइको एनालिटिक थेरिस्ट थे। सिगमंड फ्राइड जो थे वो एक साइको एनालिस्ट थेरिस्ट थे। उन्होंने अपनी ये तजवीज पेश की कि इंसान में जो है ये इनब्यूल्ट है, इसकी जहरियत की जो है ये एक फितरी तबाहकुन जिबल्लत का हिस्सा है। यानी जो उसको उन्होंने नाम दिया था थैनाटॉस का, यानी हमारे अंदर जो हमें ऑलरेडी एवोल्यूशनरी हेरिटेज है, जो हमारे अंदर एक एंसेस्ट्रल हेरिटेज है, वो है इंस्टिंक्ट्स का, जिसमें इरोस है, जिसमें थैनाटॉस। इरोस जो है वो एक लाइफ इंस्टिंक्ट है और जो थैनाटॉस है ये डेथ इंस्टिंक्ट है। तो ये ड्राइव करता है हमारे उन बिहेवियर को, उन ऐसे तर्ज अमल को ड्राइव करता है जो किसी दूसरे इंसान, दूसरे किसी टारगेट पर जो है एग्रेशन दिखाता है। एग्रेशन का एक वो जो है उसमें उसकी शक्ल बन जाती है, यानी एक ऐसे फॉर्म में आ जाता है। ये एनर्जी जो हमारे अंदर है, थैनाटॉस की एनर्जी, जो सिगमंड फ्राइड ने प्रपोज की थी कि ऑलरेडी हर एक इंसान में ऑलरेडी एक यूनिवर्सल जो है इंस्टिंक्ट है, जो सारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। तो उसकी वजह से जो है ये थैनाटॉस की वजह से जो इंसान है वो एग्रेशन दिखाते हैं किसी दूसरे इंसान की तरफ, या एग्रेशन भी एग्रेसिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह कॉनराड लॉरेंस जो थे ये इथोलॉजिस्ट थे, जो यही एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स को देख के जो क्रिएचर्स होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करते थे कि इसका क्या एक सर्वाइवल बेसिस है, इसकी क्या फंक्शनिंग है, इसकी क्या एवोल्यूशनरी बेसिस है किसी भी बिहेवियर की। उन्होंने ये तजवीज दी कि ये फाइटिंग इंस्टिंक्ट जो है, ये इनहेरिटेड फाइटिंग इंस्टिंक्ट जो है, इंसान जो है ये दूसरी स्पीशीज के साथ शेयर करते हैं। और उन्होंने कहा, लॉरेंस ने ये कहा कि जो उनका एक इथोलॉजिकल नुक्ते नजर था, उन्होंने ये कहा कि जो जारहाना तर्ज अमल है ये दरअसल जो मेल्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनके जो टू गेन द पार्टनर्स, यानी टू फाइंड द मेटिंग पार्टनर्स, उसको फाइंड करने के लिए जो है वो क्या करते थे, वो एग्रेसिव बिहेवियर्स दिखाते थे। क्योंकि अगर हम स्टडी करेंगे किसी भी चिंपैंजीज को, मंकीज को, या कोई भी जो एनिमल स्पीशीज है उनको देखेंगे तो हम देखेंगे कि वहां एग्रेसिव इंस्टिंक्ट है। लेकिन इंसान में भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंसान में भी ये एग्रेशन के इंस्टिंक्ट्स होते थे। तो इसका जो बेसिक एवोल्यूशनरी वो ये था कि वो अपनी जीन्स जो है, अपनी जो जनरेशन है, इसको सर्वाइवल के लिए, इसको सर्वाइवल में सक्सीड कर सके, इसको कामयाब कर सके कि आगे चले, तो ताकि उनको मेटिंग पार्टनर्स मिले। तो दिस इज समथिंग जहां पे एक मोटिवेशन है, जहां पे एक बायोलॉजिकल मोटिवेशन है इस चीज का, यानी एग्रेसिव बिहेवियर्स को दिखाने के लिए या इन तरीके के तर्ज अमल में इन्वॉल्व जो होता है इंसान, उसका जो बेसिक रीजन है, उसकी जो बेसिक वजूहात है, वो एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ही है, वो यही सर्वाइवल है। इसकी एक बायोलॉजिकल बेसिस यहां से आती है, यानी जो हमारे जीन्स है, हमारे अंदर केमिकल्स काम करते हैं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उनका एक इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसके अलावा जो एक और अप्रोच है, दैट इज ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी बिल्कुल इस प्रपोजिशन को डिसरिगार्ड करती थी। वो इसके खिलाफ उन्होंने अपनी तजवीज दी कि जो इनेट इंस्टिंक्ट है, जरूरी नहीं है कि इनेट इंस्टिंक्ट की वजह से ही कि जो इसमें जिबलत मौजूद है, कि इंस्टिंक्ट जो ऑलरेडी किसी इंसान के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, मोस्टली जो बात उन्होंने की वो इंसानों की बात की कि इंसानों में क्या ये इंस्टिंक्ट की वजह से एग्रेशन होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो मेन यहाँ पे जिस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है वो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कोई क्यों मिलना आपके एनवायरमेंट से, कोई फ्रस्ट्रेशन आ जाना, कोई गोल्स जो है उसको अचीव करने में कोई ऑब्स्टेकल आ जाना, कोई प्रोवोकेशन होना किसी इंसान से, कोई इश्तियाल अंगेजी वाली कोई बात होना, कोई ऐसी सिचुएशन होना, तो वो चीज इसके लिए एक ट्रिगर बन जाती है
तो ये सिचुएशनल फैक्टर्स जो होते हैं, यही सिचुएशनल फैक्टर्स जो है इन ड्राइव्स को जो है इंस्टिगेट करते हैं, यानी इन ड्राइव्स को जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं। और जब ये ड्राइव्स हमारे अंदर ट्रिगर हो जाते हैं, हम जो है किस बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम एग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं। और ये एग्रेसिव बिहेवियर हम ओवर्ट लेवल पे करते हैं, यानी ओवर्ट लेवल मीन्स कि हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दूसरा कोई बंदा इस चीज को इजीली ऑब्जर्व कर सकता है। ये बिल्कुल इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट बिहेवियर भी हो सकता है। सो दैट इज समथिंग कि जो ऑलरेडी हमारे जो ड्राइव्स होते हैं इसके अवेलेबल होते हैं, इसके क्या जो ड्राइव्स है वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। और ये ड्राइव्स जो होते हैं ये ट्रिगर हो जाते हैं कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से। ये एक्चुअल में ये थ्योरी इसलिए दी गई थी, जो ये डोलार्ड मिलर की थ्योरी थी, ड्राइव थ्योरी, जो इन्होंने अपनी पेश की थी एग्रेशन को डिफाइन करने के लिए, एग्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एग्रेशन के कॉजेस समझने के लिए। वो इसलिए इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, इसलिए इसकी तजवीज पेश की थी, क्योंकि वो बिल्कुल उस प्रपोजिशन को रिगार्ड करते थे जो इसको मेन जो है बायोलॉजिकल ही मान के चलते थे। वो इसको एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के तौर पर मानते थे कि जो ऑलरेडी इंस्टिंक्ट हमारे अंदर है, जो ऑलरेडी हमारे बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है इसका एक हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है, इंसान जो है अपने बॉडीली जो चेन्स होते हैं उनसे ड्राइव हमेशा नहीं होता है, बल्कि सिचुएशनल फैक्टर्स जो है वो इस चीज को ट्रिगर करते हैं, तब जाके एक एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द ड्राइव थ्योरी। इसी तरीके से एल्बर्ट बेंड्यूरा जो थे, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कई सारे ऐसे स्टडीज की जिसमें ये देखा गया कि जो एग्रेशन है वो हम कैसे सीखते हैं, या कोई भी बिहेवियर है वो हम कैसे जो है हमारे अंदर आते हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को लिया था, कुछ एज ग्रुप के बच्चों को लिया था, उनको कुछ मॉडल्स दिखाए गए थे जो किसी भी बिहेवियर में जो है एंगेज होते थे, और वो मॉडल जो है वो एग्रेशन का जो है बिल्कुल उस चीज को एक्सप्रेस करते थे जो एग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं। वो एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहलाता था। और ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो था वो इस चीज की बिना पर देखा गया था कि क्या ये एग्रेसिव बिहेवियर हम सीखते हैं दूसरों से, मतलब इस चीज को वो अपोज करने के लिए था, या इस चीज को टेस्ट करने के लिए था कि दो ये चीज हमारे अंदर है, हमारे इनबिल्ट मैकेनिज्म में है, हमारे बायोलॉजिकल पार्ट का हिस्सा है, लेकिन क्या लर्निंग ऑब्जर्वेशंस जो हमारी विकेरियस ऑब्जर्वेशंस होती है, तो क्या उन ऑब्जर्वेशंस का कोई इन्फ्लुएंस है, का कोई असर है हमारे जारियत वाले जो तर्ज अमल होते हैं, या जो हमारे जारियत एग्रेशन वाले बिहेवियर्स होते हैं। तो उसको करने के लिए उन्होंने बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो एक्सपेरिमेंट्स में एक बोबो डॉल का इस्तेमाल किया गया। एक प्लास्टिक की डॉल थी विच वॉज बिल्कुल वो एक सॉफ्ट डॉल थी जिसको इजीली जो है कोई भी बच्चा या कोई भी एडल्ट जो होता था वो उसको मारता था, या उसको वर्बली अब्यूज करता था, या वर्बली कोई एग्रेशन, वर्बल हॉस्टाइल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था, लाइक आई विल पंच यू, आई विल ब्लो योर नोज, इस तरीके की बात करता था जो एग्रेशन। और जो बच्चे होते थे वो उस मॉडल को, या जो वो बच्चा होता है, दूसरा भी कोई एडल्ट होता था जो इस बिहेवियर को मॉडल करता था, जो इस बिहेवियर को करता था, वो दूसरे बच्चे जो होते थे वो उसको ऑब्जर्व करते थे। जैसे टेलीविजन पर एग्रेशन दिखाया जाता है, तो टेलीविजन पर जो होते हैं हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दूसरे किसी इंसान के बिहेवियर को। तो मेन चीज जो होती है वहां पे हम अटेंड करते हैं, उनका अटेंशन जो है वो लिया जाता था, फिर उनका वो फोकस जो है, जैसे उनके सिमिलर एज के बच्चे होते थे तो वो उनको ऑब्जर्व करते थे, या वो किसी एडल्ट को ऑब्जर्व करते थे कि वो एग्रेशन बिहेवियर दिखाता था। तो ये देखा गया कि मैक्सिमम जो बच्चे थे उन्होंने इस बिहेवियर को जो है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स जो है इसको रिपीट किया, इसको बाद में जो है इस बिहेवियर की एक रिपीटिशन दिखाई।
यानी और भी कई सारी स्टडीज जो हुई है उसमें ये देखा गया है कि जब एग्रेसिव कार्टून्स दिखाए जाते हैं या जब नॉन एग्रेसिव कार्टून्स दिखाए जाते हैं तो क्या उससे हमारे जो आगे के बिहेवियर्स होते हैं जब वो बच्चे उनको फॉलो किया गया 10 इयर्स तक 15 इयर्स तक 20 इयर्स तक और उनके जो एग्रेसिव के बिहेवियर्स थे वो बिल्कुल ऑब्जर्व किए गए। वो एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी जिसमें ये देखा गया क्या ये ऑब्जर्व करने की वजह से क्या एग्रेसिव कार्टून्स कंटिन्यूअसली देखने की वजह से उनके जो एडल्ट बिहेवियर्स होते थे जो ही वो डेवलपमेंटल स्टेज को क्रॉस करते थे आगे आगे एज ग्रुप्स में जो है उसको पास करते थे उसमें देखा गया कि जिन बच्चों ने एग्रेसिव कार्टून्स देखे थे उनके बिहेवियर्स में एग्रेशन ज्यादा होता एंड ये फॉलो अप उनको 10 इयर्स तक 15 इयर्स तक किया गया और ये देखा गया कि वो उनका एग्रेशन जो था वो ज्यादा बढ़ गया कंपेयर्ड और इसके जो कंपैरिजन में जो बच्चे थे जिन्होंने नॉन एग्रेसिव कार्टून्स देखे थे जो एग्रेशन नहीं दिखाते थे जो बिल्कुल एक नॉर्मल कार्टून की तरह था जहां पे कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया जाता तो उनके जो एग्रेसिव बिहेवियर्स थे वो देखे गए वो उन लोगों से कम थे जिन्होंने एग्रेसिव कार्टून्स देखे थे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं कोई भी एग्रेशन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं वो हम ज्यादा रिपीट करते हैं खुद के बिहेवियर्स यानी हमारी जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है वो ज्यादा हो जाती है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत है कंपेयर टू चाहे हमारे इंस्टिंक्ट्स कैसे भी है क्योंकि इनबिल्ट हर इंसान में है एग्रेशन हर इंसान में है एंड मेल एग्रेशन वो डिफरेंट है फ्रॉम द फीमेल एग्रेशन क्योंकि मेल जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी एक एवोल्यूशनरी बेसिस है तो वहां पे वो चीज देखी गई। इसके अलावा जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उनकी उस पे जो स्टडीज हुई उसमें ये भी देखा गया कि अगर इस पे रिवॉर्ड मिलता है अगर ये एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाने के बाद कोई रिवॉर्ड मिलता है तो वो जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इस मॉडल को जिसको रिवॉर्ड मिल रहा होता है वो भी ये बिहेवियर बाद में जो है इसका रिपीटेशन दिखाते हैं क्योंकि वो रिवॉर्ड चाहते हैं वो भी बिल्कुल इस तरह का रिवॉर्ड चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स का जो है इन्फ्लुएंस आ जाता है तो अगर पुनिश हो रहा है तो ये बिहेवियर खुद ही वीकर हो जाता है। तो दिस इज समथिंग कि जितना जो भी हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे बिहेवियर पर जरूर होता है क्योंकि जो हमारे लिए एक मॉडल बनता है जो मॉडलिंग कर रहा होता है जो इस बिहेवियर को मॉडल कर रहा होता है इस बिहेवियर का जो है वो हमारे सामने इस बिहेवियर का मुजाहिरा कर रहा होता है तो जब भी इस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं हम खुद से ही ये बिहेवियर स्टोर रहता है हमारी कहीं मेमोरी में स्टोर रहता है रिटेन हो जाता है और रिटेन होने के बाद जब ये रिपीट हो जाता है हमसे तो ये हैबिट बन जाता है धीरे धीरे ये बिहेवियर्स कंसोलिडेट हो जाते हैं। तो इसमें जो स्टडीज हुई है वो ये हुई है कि फर्स्ट थिंग इसकी अटेंशन मिलता है अटेंशन वी विल अटेंड टू समथिंग जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो जो हमसे रिलेटेड हो फॉर एग्जाम्पल सिमिलर एज का कोई इंसान या जिसकी तरह मैं बनना चाहती हूँ जिसके साथ मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ खुद को तो वो इंसान जो है मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उसकी तरफ मेरा अटेंशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा एंड व्हेन आई विल फोकस ये चीज मेरी मेमोरी में रिटेन हो जाएगी कहीं ना कहीं इसकी एनकोडिंग रिहर्सिंग स्टोरेज वो चीजें हो रही है। फिर अगर इस इंसान को इस ये जो रिटेन जिसके मेमोरी में ये हो गया अगर उसको रेनफोर्समेंट मिला अगर उसको एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला तो ये बिहेवियर जो है ये वो खुद से रिपीट करेगा यानी वो ये देखने के लिए क्या मुझे भी ये रिवॉर्ड चाहिए। अगर इस बिहेवियर को करने के बाद पनिशमेंट मिली या नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया नेगेटिव रेनफोर्समेंट मींस कि उसकी जो कोई भी पॉजिटिव ये चीज थी वो चली गई एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आ गया बिहेवियर के साथ तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा वो बिहेवियर जो है वो खुद ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर इस इंसान को रिवॉर्ड मिल रहा है रेनफोर्स मिल रहा है तो एक मोटिवेशन मिल रहा है और फिर जब इसको बार बार रिपीट कर रहा है इसका एक हैबिट बन जाता है इस इंसान का। तो सोशल लर्निंग इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंग इन एग्रेशन। जो स्टडीज हुई है उनमें ये देखा गया है
कि जो सोशल लर्निंग है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हमारे लिए मॉडल बन जाते हैं, मोटिवेटिंग बन जाते हैं हमारे लिए। सो दिस इज समथिंग कि जो जो हमारे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को जो है इसको मैनिपुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है, और इसकी वजह से हम में भी वो बिहेवियर्स जो है वो धीरे धीरे इनकलकेट हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्शन दिखने लगती है उन बिहेवियर्स की हमारे तर्ज अमल से, हमारे वेज ऑफ एक्सप्रेशन से। तो सोशल लर्निंग थ्योरी हमें इस पे बहुत सारे ऐसी जो स्टडीज है या रिसर्च है उनसे ये पता चलता है, जिसको वैलिडेट करती है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे सोशल मीडिया का असर है आजकल, जिसमें हम बहुत सारे रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस होते हैं, या बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे वैसे तर्ज अमल हमारे कहीं ना कहीं हमें भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और हम उन चीजों को जो है वो उनको रिपीट कर रहे होते हैं, एंड वी आर फॉलोइंग सच थिंग्स, एंड दिस इज समथिंग जो मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए, जिसकी वजह से हम ये बिहेवियर्स जो है वो खुद में लाते हैं। So this is something social learning theory is having a very important influence in understanding the aggressive behaviors. इसके अलावा जो एक और थियरी है वो है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस क्या कहती है? फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस पहले फ्रस्ट्रेशन को ऐसे डिफाइन करती है कि फ्रस्ट्रेशन कोई भी एक एनवायरमेंटल इवेंट है जो इंटरफेयर कर रहा है हमारे जो गोल रिस्पॉन्स होता है, यानी जो भी हम, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हंगर है एंड आई हैव टू गेट द फूड, तो मेरा गोल रिस्पॉन्स ये रहेगा, मेरी मूवमेंट, माई मूवमेंट टुवर्ड्स दैट फूड, टू अचीव दैट फूड, टू गेन दैट फूड। तो वो फूड को अचीव करने के लिए कुछ बिहेवियर्स, कुछ रिस्पॉन्सेस होंगे। अगर उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ गया, उसमें कोई इंटरफेरेंस आ गया, और वो इंटरफेरेंस मेरे एनवायरनमेंट में है, तो दिस इज समथिंग जो फ्रस्ट्रेशन है। तो फ्रस्ट्रेशन इज एन एनवायरमेंटल इवेंट व्हिच इज एन इंटरफेरेंस विद द ऑकरेंस ऑफ इंस्टिगेटेड गोल रिस्पॉन्स। तो फ्रस्ट्रेशन ये कहता है कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जो है ये काफी अपीलिंग थियरी है, ये काफी अपीलिंग एक जो है एक पर्सपेक्टिव है जो हमें बताता है कि एग्रेसिव बिहेवियर्स क्यों होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर फ्रस्ट्रेटेड। A person, the organism, the individual is frustrated. वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, मायूसी हुई है, वो एक गोल अचीव नहीं कर पा रहा है। फ्रस्ट्रेशन यानी कोई ऑब्स्टेकल है गोल अचीव करने में। तो ऑकरेंस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो तब हो जाता है जब एक फ्रस्ट्रेशन होगी ही होगी, यानी एग्रेसिव बिहेवियर तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई फ्रस्ट्रेशन आई ना हो, कोई मायूसी ऐसी आई ना हो जहां पे आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो। और एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है, अगर फ्रस्ट्रेशन हो गई, अगर ऐसी कोई मायूसी आ गई जहां पे आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जरूरी है, इसकी एग्जिस्टेंस का मतलब ही है कि आप में कोई ना कोई शक्ल होगी एग्रेशन की, आपके बिहेवियर्स में ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा, कोई ना कोई फॉर्म में सामने जो है एग्रेशन आ जाएगा, कोई भी शक्ल में, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, या इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन हो, आप हॉस्टाइल एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो कोई ना कोई शक्ल में ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो दिखने को मिलेगा। लेकिन जो ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, इसके खिलाफ जो है बहुत सारी ऐसी स्टडीज है या बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म्स है जो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इसकी एग्जिस्टेंस होने का मतलब, यानी फ्रस्ट्रेशन की एग्जिस्टेंस का होने का मतलब ये है कि एक एग्रेसिव बिहेवियर का जो है इजहार होगा, एक एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो मैनिफेस्ट होगा या उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, या एग्रेसिव बिहेवियर हमेशा नहीं होता है कि फ्रस्ट्रेशन आई हो। सो जरूरी नहीं है, कोई बिहेवियर्स, कोई एग्रेसिव बिहेवियर्स जो होते हैं उनके कई अलग रीजंस होते हैं, उनके जो रीजंस होते हैं या उनकी जो वजूहात होती है वो कुछ और भी होती है। वो जरूरी नहीं है कि एक इंसान जो है या एक इंडिविजुअल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो मायूसी का शिकार है, बहुत बाकी फैक्टर्स हैं, और इसमें बहुत सारे जो है
एविडेंसेस दिए गए, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है, बहुत सारे ऐसी जो रिसर्च से एविडेंस मिले हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो उनके बेसिस पर ये बिल्कुल इसको जो है रद्द किया गया। बिल्कुल इस थ्योरी को जो है वो बिल्कुल एक अपोजिशन मिला और इसको जो है इस थ्योरी को बिल्कुल एक गलत थ्योरी करार दिया गया। लेकिन बाद में कुछ जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ जो थेरिस्ट थे, जैसे बर्कोविस ने ये काम किया था, उन्होंने ये इस चीज की जो है तजवीज पेश की। उन्होंने ये कहा कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमेशा फ्रस्ट्रेशन की वजह से एक मायूसी आ जाती है, यानी एक ऐसे एहसासात आ जाते हैं जो मनफी एहसासात होते हैं, एक ऐसे इमोशंस, एक ऐसा अफेक्ट आ जाता है जिसको हम एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन देते हैं हमारे अंदर, कि कोई नेगेटिव चीज है, नेगेटिव फीलिंग है, एक अनप्लीजेंट फीलिंग है। और यही अनप्लीजेंट फीलिंग जो है वो ड्राइव करती है, जो ऑलरेडी हमारे अंदर एक ड्राइव मौजूद है एग्रेशन का, वो इसको ट्रिगर करती है। तब जाके हम जो है एक एग्रेशन बिहेवियर का इजहार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो है मायूसी की वजह से एग्रेशन, डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन मायूसी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से नेगेटिव इमोशंस आएंगे। फ्रस्ट्रेशन के बाद जब नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो है ट्रिगर हो जाएंगे हमारे एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स। सो दिस इज द रीजन। सो इट इज नॉट नेसेसरीली कि हर बार ऐसा ही हो कि फ्रस्ट्रेशन के बाद जो है एग्रेशन आ जाए, या एग्रेशन की वजूहात ही फ्रस्ट्रेशन के बेसिस पर हो। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। तो इनको इस थ्योरी को, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी को एक एक्सेप्टेंस देने के लिए एक नई शक्ल में इसको पेश किया गया। और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो बर्कोविस का था। बर्कोविस ने ये एक्सप्लेनेशन दी थी इस चीज के बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ड्राइव है गोल अचीव करने के लिए, जैसे हंगर है, कोई भी ड्राइव हो सकता है, कोई भी जो ऑलरेडी हमारे अंदर बायोलॉजिकल ड्राइव है या कोई भी साइकोलॉजिकल ड्राइव है। तो ये ड्राइव को अचीव करने के लिए ये ड्राइव जो है हमें किसी गोल की तरफ ले जाता है। अब जब ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्स्टेकल की वजह से फ्रस्ट्रेशन अराइज हो गई, एंड दिस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई नेगेटिव इमोशन आया, एंगर, एंड दैट एंगर लीड्स टू मोर फ्रस्ट्रेशन, एंड फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू मोर एंगर, और एंगर की वजह से एक एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेशन मींस एक बिहेवियर मैनिफेस्ट हो गया, ओवर्ट एग्रेशन आ गया। ओवर्ट एग्रेशन जब आया तो एक कैथारसिस हो गया। कैथारसिस मींस जो हमारे अंदर ये इमोशंस जो एक्यूमुलेट हो गए, एंगर, फेयर या कोई भी तरह का इमोशन, ये इमोशन जो है ये रिलीज हो गया। ये कैसे रिलीज हो गया? ये हमारे बिहेवियर की वजह से रिलीज हो गया, जो एग्रेसिव बिहेवियर था। सो दिस इज समथिंग जो हमें फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस कहती है। अगर इसको थोड़ा सा जो है रिफॉर्म करके जो बर्कोविस ने पेश किया था, उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रस्ट्रेशन जो है कोई भी आ गई गोल की तरफ, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक एग्रेसिव बिहेवियर ही देते। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से और भी कई एडिशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं, जैसे विड्रॉल का एक रिस्पॉन्स है, या कोई भी, जरूरी नहीं है वो रिस्पॉन्स जो है वो हमने एस्केप कर दिया, हम भाग गए, कोई और कोपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर दिया, हमने उस गोल को ही छोड़ दिया और किसी और गोल को अचीव करने में लग गए। तो जरूरी नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन के बाद जो है डायरेक्टली एग्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन के बाद हम इस गोल को छोड़ भी सकते हैं। सो देयर आर मेनी अदर रिस्पॉन्सेज, विड्रॉल रिस्पॉन्सेज है या कोपिंग, अलग अलग तरीकों की कोपिंग रिस्पॉन्सेज है, तो वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन से दो प्रोबेबिलिटीज अराइज हो जाती है, या तो एडिशनल रिस्पॉन्सेज आएंगे या तो एक इंस्टिगेशन मिलेगा। इंस्टिगेशन होने की वजह से एक आउटवर्ड एग्रेशन आएगा या एक इनवर्ड एग्रेशन आएगा। आउटवर्ड एग्रेशन जो होगा, जो मैनिफेस्ट होगा, जो किसी इंसान को, कोई भी चीज को एक टारगेट बना के उस पे जो है उसको तकलीफ पहुंचा देगा, या उस चीज को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, हार्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन कई बार इनवर्ट चला जाता है,
ये एग्रेशन जो है ये एक इनर शक्ल ले जाता है, जैसे इंसान जो है वो सुसाइड करने लगता है, यानी एक जो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो यहाँ पे खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इसने एक ऐसी शक्ल ली जिसने मेरी एक एज अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कोई इसका जो है इन्फ्लुएंस आ गया, जैसे वर्थलेसनेस की फीलिंग आ गई, होपलेसनेस की फीलिंग आ गई, या गिल्ट की फीलिंग आ गई। तो ये एक इनवर्ड एग्रेशन है, और ये इनवर्ड एग्रेशन से क्या होगा, ये जो थैनाटोस है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये कहां से चैनलाइज हो जाएगी, ये खुद को ही हार्म पहुंचाएगी, ये डेथ इंस्टिंक्ट खुद को हार्म पहुंचाएगा। अदरवाइज ये डेथ इंस्टिंक्ट जो है, अगर इसको एक हेल्दी वे से इस डेथ इंस्टिंक्ट को रिलीज होना है, ये डेथ इंस्टिंक्ट एक आउटवर्ड एग्रेशन के तौर पर निकलेगा। लेकिन अगर ये इनवर्ड एग्रेशन हो गया तो इंसान जो है वो सेल्फ हार्म करने लगता है, वो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स में जाता है, जैसे इन्फ्लिक्टिंग इंजरीज टू वनसेल्फ, खुद को इंजरीज देगा, सुसाइड में जाएगा, गिल्ट आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो दिस इज समथिंग जो इनवर्ड एग्रेशन का हिस्सा है। तो आउटवर्ड एग्रेशन इज समथिंग जो किसी पर भी डायरेक्ट हो सकता है, कोई भी आउटर जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी आउटर टारगेट है उस चीज पर, चाहे वो डायरेक्टली फिर हो जाए, चाहे वो फिर इनडायरेक्टली हो जाए, चाहे आप किसी पर डिस्प्लेस करें, वो अपने जो लोअर सबऑर्डिनेट्स है या वीकर कोई भी इंडिविजुअल है जिसपे आप अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं, उसके साथ आप इनडायरेक्ट एग्रेशन करेंगे। सो जरूरी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी जो है, इसका जो रिफॉर्म हो गया जो बाद में स्टडीज की वजह से, वो ये था कि frustration does not always lead to aggression, outward aggression. Frustration can also lead to other additional responses. Even if frustration instigates to aggress, इससे एक नेगेटिव इमोशन आ गया, इससे एंगर आ गया, ये एंगर को आप कैथारसिस करना है, या तो ये एंगर इंसान को खुद की तरफ खुद पे आ जाएगा, पर्सनल लेवल पे आ जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, या तो ये आउटवर्ड हो जाएगा, यानी ये बाहर की तरफ एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्सटर्नल। और जब ये बाहर की तरफ एक्सप्रेस होगा, या आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं, ये या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो ये इनडायरेक्ट हो सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस के बारे में ये चीजें बताई गई, और ये काफी एक अपीलिंग थ्योरी थी जो ये कहती थी कि वाई, जो ये एक्सप्लेन करती थी कि फ्रस्ट्रेशन जो है हर बार ये एग्रेशन क्यों, इसकी शक्ल क्यों ले जाती है। लेकिन ये इस चीज को बाद में नेगेट करती है कि हमेशा फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन को जो है इसको मैनिफेस्ट नहीं करती है, इसकी शक्ल में नहीं आती। जो बर्कोविच थे, उन्होंने जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, उसके बारे में ये बात की थी, और उनका तस्वुर जो है वो काफी मुतासिर कुन या इल्मी अज्जा के जरिए तश्कील दिया। उन्होंने इस्तेदलाल किया कि जारहाना झुकाव तो वाज़ह जारियत है, और ना ही मायूसी से पैदा होने वाला मनफी असर खुद ब खुद और बुनियादी तौर पर जारहाना रवैये का बाइस बनता है, यानी खुद ही नेगेटिव एंगर खुद ही एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। कई अवामिल जो है जारहाना रवैये के वाज़ेह इजहार को रोकते हैं, जैसे सूरत हाल की दोबारा तशखीस। तो यहाँ पे आप इवेलुएट कर रहे हैं इस सिचुएशन को, फिर से इस पे रीथिंक कर रहे हैं, इसको सोच रहे हैं, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे तो ये चीज गलत है, शायद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ गए, तो यहाँ पे ये चीज ठीक हो जाएगी। या जारहाना सलूक न करने के लिए मजबूत तरगीबात होते हैं, जारहाना सलूक के इंतहाई नागवार नताइज, अगर आप ये एग्रेशन दिखाएंगे तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा, तो यहाँ पे आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते, वो चीज है। या मायूसी के जो भी अदम रुसवाई है, जो भी जारहाना तौर पर काम करने के मौके की अदम दस्तियाबी होती है, इस तरह जो बर्कोविच था, उन्होंने जो ये मायूसी जारियत का मफरूजा था, या जो ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस था, इससे पैदा होने वाले जो भी मनफी असरात है, इनके दरमियान एक मुतादद अवामिल सालसी करती, यानी एक मीडिएशन हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा कि ये मीडिएट करता है, ये इसका कॉजल फैक्टर नहीं है। फ्रस्ट्रेशन हमेशा कॉज नहीं बनता है एग्रेशन का, दो ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है ये मीडिएट करता है, किसकी वजह से मीडिएट करता है, ये एक सालसी अवामिल है, यानी एक मीडिएटिंग फैक्टर है। तो जो ये जारी क्या कहते हैं इसको, जो ये मायूसी है या जो ये नेगेटिव इमोशन है, ये एक मीडिएट करता है
किसी चीज की वजह से, ये मीडिएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसका खुद से कोई रोल नहीं है, तो ये फैसिलिटेट करता है इस चीज को, खुद से ये कॉज नहीं है एग्रेशन का, सिर्फ ये एक मीडिएटिंग फैक्टर बन जाता है। सो इस पे बहुत सारी स्टडीज हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मौजूद है जो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस को जो है सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पे एक मीडिएशनल मैकेनिज्म का जो एक मीडिएशन मैकेनिज्म है, इसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करता है, इसके बिना पर जो है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस को जो है एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा जो एक और थियरी है वो है एक्साइटेशन ट्रांसफर थियरी। तो अभी तक जो आपने सीखा वो था कि एग्रेशन क्या चीज है, उसकी तारीफें हमने की और हमने कई सारी फॉर्म्स देखे कि एग्रेशन के क्या होते हैं, और अभी तक जो हमने थियोरेटिकल अप्रोच पढ़े एग्रेशन के रिलेटेड वो थे बायोलॉजिकल थियरीज, जो कहते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का हिस्सा है। जैसे उसमें फ्रॉइड का जो है आपने कंसेप्ट देख लिया, या आपने जो है उसके अलावा जो हमारे कॉनराड लॉरेंस थे एथोलॉजिस्ट, उनका कंसेप्ट देख लिया कि वो कैसे कहते हैं, हाउ दे, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन कैसे दी इस चीज के बारे में, कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे, कौन से बेसिस पर उन्होंने अपनी जो है बायोलॉजिकल थ्योरी दी। उसके बाद बायोलॉजिकल थ्योरी के बाद हमने ड्राइव थ्योरी दी। तो ड्राइव थ्योरी ये कहती है कि ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट डायरेक्टली हमें एग्रेशन की तरफ नहीं लेता है, बल्कि सिचुएशनल फैक्टर्स जो है वो उसको इंस्टिगेट करते हैं। ये ड्राइव थ्योरी का कहना है कि सिचुएशनल फैक्टर्स जो है वो उसको इंस्टिगेट करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं, तो उन चीजों को ट्रिगर करते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी एक एंगर का ड्राइव रखा हुआ है, एग्रेशन का ड्राइव रखा हुआ है, तब जाके हमारे वो बिहेवियर्स होते हैं। उसके बाद हमने फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस को देखा, इसको एक रिफॉर्म हिस्सा भी था। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन ने एक मीडिएशन मैकेनिज्म के बेसिस पर हमें जो है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन को समझाया कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्यों एग्रेशन आता है, लेकिन ये एक कॉजल फैक्टर नहीं है, ये एक मीडिएशनल फैक्टर है जो इसकी तरफ ले जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्लियर थ्योरीज। नाउ वी हैव अनदर थ्योरी, हमारे पास एक और थ्योरी है जो इसके बाद आई है, दैट इज जिसका नाम एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी। जिलमैन ने 1994 में इस चीज को जो है इसकी तजवीज पेश की कि इमोशनल अराउजल जो होता है, उन्होंने ये तजवीज पेश की, उन्होंने एग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बताया कि जो इमोशनल अराउजल है वो परसिस्ट रहता है, वो काफी बरकरार रहता है। ये जो कोई भी किसी भी चीज की वजह से आप इश्तियाल अंगेज हो जाते हैं, या आपके जो जज्बाती इश्तियाल है, जो आपके इमोशंस है, वो अराइज हो जाते हैं, और ये अराइज होने पर जो होता है क्या होता है, बहुत टाइम तक, काफी सारे वक्त तक ये बरकरार रहते हैं, और ये जो एक एलिवेटेड एक्साइटमेंट की स्टेट है, जो ये अराउजल हो गया, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि यहाँ पे यू आर मीटिंग समबडी, तो उसकी वजह से एक हाइटेंड अराउजल हो जाता है, यानी आपके जो इमोशंस है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, यानी जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से में, तो ये गुस्से वाला जो अराउजल है आप में, या एंगर आ गया आपको, ये एंगर वाला अराउजल जो है ये कई टाइम तक इसी स्टेट में रहता है, ये रेजिडुअल स्टेट में रहता है, चाहे हम उस सिचुएशन को क्यों ना पार ही कर जाए, यानी उस सिचुएशन से अगर हम बाहर भी निकल जाए, या उस वाली सिचुएशन से किसी और सिचुएशन में जाए, किसी और जगह पे जाए, तब भी ये एक्साइटेड स्टेट हमारे अंदर रहती है, इसका एक रेजिडुअल अराउजल रहता है, और इस रेजिडुअल अराउजल की वजह से फ्रस्ट्रेशन अगर हो गई तो ये रेजिडुअल अराउजल जो है ये इसको ऐड करता है, ये फ्रस्ट्रेशन को ऐड करता है, और ये फ्रस्ट्रेशन और ये रेजिडुअल अराउजल जो है, जो ऑलरेडी एक गुस्सा आ चुका है किसी दूसरी सिचुएशन में, वो गुस्सा जो है वो बढ़ गया, क्योंकि आप एक फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट आ गई, मुझे गेट पे लेट हो गया, तो जब लेट हो गया ये अराउजल बढ़ गया, और इस अराउजल की वजह से क्या हो जाता है, दो चीजें हो जाती है, या तो हम बताते हैं कि गेट के डिले होने की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, या गेट के डिले होने की वजह से मुझे लेट हो गया, तो ये चीज है।
तो या तो मैं क्या कहूंगी, नहीं ये तो वो रीजन है जो पहले मैं किसी इंसान से मिली थी, उस इंसान से मिलने की वजह से ये चीज भी हम हो रही है। यानी एट्रीब्यूशन दो तरीके का हो सकता है यहाँ पे, या तो आप इसी सिचुएशन को एट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी ये सारी इमोशनल अराउजल स्टेट, या तो ये एक्साइटमेंट जो है ये बता रहे हो ये उसकी वजह से जो इससे पहले वाली सिचुएशन थी जहां पे आप अराउज हुए थे। तो अगर ऐसा हुआ कि आपने पहली वाली सिचुएशन को एट्रीब्यूट कर लिया तो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं मिलेगा, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो एग्रेशन यहाँ पे नहीं अराउज हो जाएगी, लेकिन एग्रेशन तब अराउज हो जाएगी ये स्टेट पे अगर आप इस अपनी सारी अराउजल को, आपकी सारी जो एक्साइटमेंट जो ऐड हो गई इन सिचुएशंस की वजह से, इसको आप पर्टिकुलर इस प्रेजेंट सिचुएशन को इसको बता रहे हो कि यही एक रीजन बन गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में आपका जो एग्रेशन बिहेवियर होता है इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और एग्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और ये सारा एग्रेशन इसी सिचुएशन में निकल जाता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी, यानी ये ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे जो एक्साइटेशन है, इमोशनल अराउजल है, ये एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफर हो जाती है, और इसकी वजह से अगर दूसरी सिचुएशन में इसको प्रोवोकेट किया गया, फ्रस्ट्रेशन आ गई, तो क्या हो जाएगा, एक एग्रेसिव रिएक्शन जो है वो इंसान देने लगता है। क्यों? मगर इसका अराउजल जो होता है वो किसी दूसरे स्टेट में ही होता है। इसके बाद जो हमारा एक और मॉडल है दैट इज जनरल एग्रेशन मॉडल, और ये जनरल एग्रेशन मॉडल जो है ये जो ऑलरेडी जो बेस बन चुकी है, जो हमारे पास ऑलरेडी जो थियरीज है उनको बेस बना के ये अपनी एक तजवीज पेश करता है, इसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में देने की कोशिश करता है, इसको एक जामी तरीके पर जो है कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि एग्रेसिव बिहेवियर क्यों होता है। तो इसकी स्टेज कह रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में ये कह रहा है कि कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी सोशल एनकाउंटर हो गया, तो जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ पर्सनल वेरिएबल्स होते हैं या कुछ सिचुएशनल वेरिएबल्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, पेन है, या आप खुद भी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो हॉस्टाइल है, आप जो है एक वो एक अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी है, आप मेल है या फीमेल है, इसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, आपके बिलीव्स क्या है, आपके एटीट्यूड्स क्या है, ये सब चीजें इंटरैक्ट करती है खुद एक दूसरे के साथ या एक दूसरे को ऐड कर जाती है, और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे अफेक्ट पर आ जाता है। अफेक्ट यानी हमारे जो इंटरप्रेटिव स्टेट है इमोशंस की उस पे आ जाता है। अफेक्ट की वजह से हमारे थॉट्स पे भी आ जाता है, एक्चुअली माई थॉट्स, वहां हमें यही होस्टाइल थॉट्स आता है, यही जो है एग्रेसिव थॉट्स आ जाते हैं, और ये थॉट्स और फीलिंग्स दोनों मिलके एक अराउजल ले जाते हैं, कोई ना कोई एक अराउजल हो जाता है, एक अराउजल की ड्राइव स्टेट आ जाती है, उसके बेसिस पर हम कोई एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेते हैं अगर हम एक थॉटफुल एक्शन लेंगे तो एक दैट मीन्स अगर एक थॉटफुल एक्शन लेंगे तो यहाँ पे हम सोच समझ के काम करेंगे, और हमारा जो एग्रेसिव बिहेवियर होगा वो यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक इम्पल्सिव एक्शन हो गई, यानी आपको बिल्कुल एक कंट्रोल नहीं रहा अपनी इस अराउजल स्टेट पर, ये जो आपके थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी इसके पीछे रीजंस बने स्टेप 1 और स्टेप 2 में, स्टेप 1 में आपके इनपुट्स थे, पर्सनल इनपुट्स, सिचुएशनल इनपुट्स, स्टेप 2 में कुछ रूट्स थे जैसे थॉट्स, फीलिंग्स, अराउजल, तो ये अराउजल की वजह से आप एक आउटकम आ गया, अब आपका दिमाग सोचने लगा, वो डिसीजन प्रोसेस पे आ गया। तो डिसीजन प्रोसेस पे हम या तो थॉटफुल एक्शन लेते हैं या तो हम इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं। अगर इम्पल्सिव एक्शन लेगा दैट मीन्स अ रेड सिग्नल, एंड दिस रेड सिग्नल मीन्स कि वी विल श्योरली एंगेज इन एग्रेसिव बिहेवियर। सो दिस वाज अबाउट द जो भी हमारे एग्रेशन के स्टेट्स है, यानी एग्रेशन के कुछ मॉडल्स थे, कुछ पर्सपेक्टिव्स थे। जो जनरल एग्रेशन मॉडल था ये एंडरसन और बुशमैन ने एक इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क बनाया है जिसके बेसिस पर हम एग्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर्स को एक्सप्रेस करते हैं, और ये कहते हैं कि इट हैपेंस इन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में होने लगता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से एग्रेशन बिहेवियर जो है वो होने लगता है। तो यहाँ पे जो भी स्कीमास होते हैं या जो भी हमारे अकायद होते हैं, वैल्यूज होते हैं, रवैये होते हैं, उनका सारा इस्तेमाल करके या उनको यूटिलाइज करके ये हमें एक्सप्लेन करता है कि इन चीजों का क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे एग्रेसिव बिहेवियर पर, या इसको कैसे प्राइम करता है। इसकी प्राइम मीन्स कि ये इसको रेडी रखता है, how it makes it ready, how it increases the readiness
for the aggressive behavior. So these roots are very important. So there are also some factors, personal factors बन सकते हैं या social interpersonal factors जो causes बन जाते हैं, और फिर इसको reduce हम बिल्कुल social learning से, modeling से, punishment से इसको हम करते हैं, या कैथारसिस से। ये जो इमोशनल अराउजल है इसका जो रिलीज है किसी और चीज में देते हैं जो लेस हार्मफुल हो, तो वहां पे उसको ट्रेन कर सकते हैं। या हम कॉग्निटिव ट्रेनिंग देते हैं, यानी थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा रूट जो होता है वो कॉग्निशंस पे बेस्ड है, ये थॉट्स जो है इनको ही जो है कहीं ना कहीं इन थॉट्स को जो होता है रीथिंक करने की कोशिश करते हैं, या इनको ट्रेन करते हैं काउंटर एक्ट करने की, इनको जो है काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से कुछ कॉग्निटिव ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं जो हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को जो है कम करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, आज के बारे में। सो उम्मीद है कि आपने इन थेरीज को समझा होगा, और जो एग्रेशन है इसका जो मेन इसकी जो कंसेप्ट है, इसका नेचर जो है उसको समझा होगा, इसकी तारीफें समझकर या इसकी फॉर्म्स, इसकी शक्लें समझकर। तो उम्मीद है कि आपने आज का ये टॉपिक समझा होगा।